राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हम लोग सीख रहे थे लीनियर अलजेब्रा। उसमें हमने एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस को देखा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस को देखा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस को देखा, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आज डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट्स आखिरकार होता क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है। देखो, मैंने इसको खोजा तो बहुत, लेकिन मुझे कहीं पे ऐसी लिखी लिखाई डेफिनेशन इतनी अच्छी मिली नहीं कि मैं आपको अच्छा लाइन में लिख के नोट के फॉर्म में लिखवा सकूं। बट जो मेरी एनालिसिस है डिटर्मिनेंट्स को लेके, वो ये कहती है कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट टेल्स about the magnitude of a square matrix। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमको बताता है कि एक हमको कोई भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अच्छा जी, ये कैसे आप बोल रहे हो? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4। ठीक है, बोल दिया गया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ठीक है, हमने निकाला, एक आंसर हमारा निकल के आ गया। हम लोग किसी भी वेरिएबल या किसी भी उसके हम कहते थे कि हमको इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड जो आती थी वो एक सिंगल वैल्यू निकल के आती थी। समझ रहे हो? जैसे कोई वेक्टर दिया रहता था हमको, मान लो 2i कैप + 3j कैप, तो हमको अगर इसका बोला है कि मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है, तो हम फिर इसको स्क्वायर करके प्लस करके फिर आंसर हम निकाल लेते थे, तो वो हमारा आ जाता था मैग्नीट्यूड। ऐसे ही डिटर्मिनेंट में भी है कि ये डिटर्मिनेंट का भी होता है कि डिटर्मिनेंट हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड बताता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा एक सिंगल वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन अगर आपको सीधे सीधे नंबर्स दिए हैं ऐसे करके लिखी हुई है, तो आपको एक सिंगल ही वैल्यू निकल के आएगी। अगर फंक्शन के फॉर्म में भी है तो एक सिंगल फंक्शन निकल के आएगा। ढेर सारे फंक्शंस को मिला के, मान लो पहली जगह पे एक फंक्शन, दूसरे पे एक, तीसरे पे एक, चौथे पे एक, या पहले पे एक इक्वेशन, दूसरे पे एक इक्वेशन, ऐसे ऐसे करके लिख दिया। मैट्रिक्स में आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जो फाइनल बन के आएगी ना, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो आपको एक सिंगल ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भैया नंबर बढ़े हुए हैं तो एक आपको सिंगल नंबर ही मिलेगा। अगर यहीं पे इक्वेशंस भरी हुई थी तो आप सॉल्व करते तो आपको एक सिंगल ही इक्वेशन मिलती, एक लाइन की सिंगल इक्वेशन। ठीक है, वो कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे। ओके, अच्छा, चलो अब अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे। ठीक है, अभी तो हम बस जान रहे हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, उसको करेंगे हम ऐसे। एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये ऐसे लिखा हुआ तो ये हमको बता देगा कि हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं रेड से लिखूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ रहे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला मैंने,
नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं बोला, मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्त? स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिनका रोज और कॉलम दोनों बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 by 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या बोला आपको कि डिटर्मिनेंट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह के इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ऐसी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है जिसका रोज और जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं। ठीक, अच्छा, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। डिटर्मिनेंट इज only possible for a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंसा देता है कभी कभी। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये 11th-12th में भाई हम लोग पढ़ के आए। अब लोगों के दिमाग में रहता है अबे यार ये क्या, स्किप करो, ये तो आता ही है। लेकिन फंसा यहीं देता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे। ये बेसिक पे, एकदम बेसिक पे चला जाएगा और फिर यहीं पे आदमी गलत करके आता है। पूछ लिया अगर थ्योरी में कि जो है डिटर्मिनेंट सबका पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, या और भी प्रकार की मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन में नहीं पता है तो आप सबका लगा के आओगे। हाँ यार, जनरली सभी का होता है, सबका लगा के आओगे। लेकिन पता है तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लगा के आओगे। ठीक है, आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, चलो, ये हो गया हमारी डिटर्मिनेंट के बारे में। ओके, अच्छा, अब हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे डिटर्मिनेंट को निकालते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा 2 by 2 मैट्रिक्स से। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑर्डर 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, हमको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। ऐसे लिखा हुआ है तो मान लो समझ जाओ कि हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है कि कोई भी एक रो पकड़ लेनी है, कोई भी पकड़ लो, चाहे ऊपर वाली पकड़ लो चाहे नीचे वाली पकड़ लो। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक रो पकड़ लेनी है। ठीक है, कोई भी एक रो पकड़ लो, चाहे ऊपर वाली पकड़ लो चाहे नीचे वाली पकड़ लो, या आप एक काम कर सकते हो, कोई भी कॉलम पकड़ लो, चाहे ये वाला पहले वाला पकड़ लो चाहे दूसरा वाला पकड़ लो। आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, जो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। आप किसी के भी अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर सकते हो। हमें करना क्या है, इसको खोल के लिखना है बस। ठीक है, खोल के लिखना, उसके बाद आगे सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक रो को पकड़ लेंगे। जनरली रो वाइज ही चला जाता है, बाहर की दुनिया में देखोगे तो रो वाइज ही सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रो को पकड़ लेंगे। ठीक है, एक रो को हम पकड़ लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहली वाली रो को कंसिडर कर ले रहा हूँ। कर लिया हमने। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे, हम पहली रो के पहले एलिमेंट को लेंगे और उसको यहाँ पे लिख लेंगे A11। पहली रो का पहला एलिमेंट, हमने पहली रो कंसिडर किया तो उस रो का पहला एलिमेंट हम लेंगे। तो पहली रो का पहला एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा,
अब इसको हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सा होगा A11 A12 A21 A22 में से, उसको कैसे चूज़ करेंगे उसको देखते हैं। क्या करो, आप जिस भी रो को कंसीडर कर रहे हो उसके जिस भी एलिमेंट के बारे में करेंटली बात कर रहे हो, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, A11 के बारे में, पहली रो के A11 के बारे में, उस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग रो को छुपा लो, उस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपा लो, ठीक है। और छुपाने के बाद में जो चीज़ बचे उसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी हम बात करें A11 की, तो हम क्या करेंगे कि A11 वाली रो को हम छुपा लेंगे ऐसे करके, हम A11 वाली रो को छुपा लेंगे ऐसे करके, और हम क्या करेंगे कि A11 की कॉलम को छुपा लेंगे ऐसे करके। तो हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा A22। तो A22 को हम A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 को A11 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अच्छा चलो ये हो गया। अब हम लोग पहली रो को करेंगे, पहली रो के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो हम क्या करेंगे कि भाई पहली रो के पहले एलिमेंट की तो बात होगी, अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा तो दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, दूसरा एलिमेंट है A12, तो A12 को लिख दिया, बीच में जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन आएगा, साइन कैसे डिसाइड करते हैं मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, A12 ले लिया, फिर वही स्टेप उठाना है, रो छुपानी है, करस्पॉन्डिंग रो छुपानी है, करस्पॉन्डिंग कॉलम छुपानी है। तो A12 की करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है दोस्त, करस्पॉन्डिंग रो है ये वाली, पहली वाली, तो पहली वाली रो को छुपा लिया। फिर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है A12 का, ये वाला कॉलम, हमने इसको छुपा लिया। बचा क्या, क्या बचा भाई, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा A21, तो हम A21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, A21 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अच्छा अभी एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होगा। अब हमें क्या करना होता है कि साइन देखना होता है, दोनों का, दोनों एलिमेंट का साइन देखना होता है कि क्या होगा साइन, वो डिसाइड करते हैं हम इस रूल से, -1 की पावर I + j, जहाँ पे I हमको बताएगा रो ऑफ एलिमेंट और j हमको बताएगा कॉलम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कॉलम ऑफ एलिमेंट। तो A11 हमने पहला एलिमेंट हम देखें क्या था हमारा, A11 था, A22 को नहीं देखना ना, A21 को, हमें ये वाले लिखना है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम A11 को कंसीडर कर रहे थे तो हम इसको देखेंगे, इसके में I की वैल्यू क्या है 1, इसके में J की वैल्यू क्या है 1, तो -1 की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो -1 का स्क्वायर होता है +1, 1 के आगे कौन सा साइन आया, प्लस का, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, या पॉजिटिव रहता है तो कोई भी साइन नहीं लगता है आगे, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे A12 की, A12 में हमारा I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 2, तो -1 की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होगा -1, 1 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, A12 वाले के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, एक्सपेंशन, अब हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो निकल के आया ये है हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आगे निकल के, ठीक है, समझ गए। अच्छा चलो हमने 2/2 का देख लिया, 2/2 का तो इजी था। अब ऐसे ही हम करेंगे 3/3 की कोशिश करने की, ठीक है। 3/3 कैसे होता है, तो हम करेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट की फाइंड करेंगे। तो हमने ले लिया एक जनरल A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे? तो वही सिंपल रूल, पहले स्टेप आपको चूज़ करना है, रो के अकॉर्डिंग करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। मैं रो के अकॉर्डिंग करूँगा तो मैं पहली वाली रो को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। और एक्सपेंशन शुरू करने के लिए हम पहली वाली रो के पहले एलिमेंट को लेंगे जो कि है हमारा A11। तो A11 को ले लिया। अब A11 पहली रो में है तो पहली रो को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। A11 पहले कॉलम में है तो पहले कॉलम को हम छुपा लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे खेल होता है। यहाँ पे खेल होगा कि यार 2x2 में तो हमारा एक ही एलिमेंट बच रहा था, वहाँ तो हमने सीधे डायरेक्टली लिख दिया था। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ तो 4 बच रहे हैं। तो हम जितने एलिमेंट बच रहे हैं ना, उन एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे बच रहा है A22, A23, A32, A33, तो हम इनको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बन क्या क्या हमारा 2x2 मैट्रिक्स। ये बन गई हमारी 2x2 मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी 3x3 की, लेकिन जब हमने पहला एलिमेंट को छुपाया तो जो बचे वो उनको मिला के हमारी 2x2 की डिटर्मिनेंट हो गई हमारी। ऑर्डर इसका है 2x2 का। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने 2x2 वाली सॉल्व किया था। अभी सॉल्व करके बताता हूँ क्या आएगा। ठीक है, परेशान नहीं हो, सॉल्व करके बताएंगे अभी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे साइन को बाद में लिखेंगे ऐसे ही। अच्छा, अब हम बात करेंगे A12 की। तो भाई A12 कौन से उसमें है, A12 है पहली रो में, तो पहली रो को छुपा दो। और A12 कौन से कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम को छुपा दो। ठीक है, कॉलम को छुपा दो। तो बचा क्या हमारे पास में, A21, A23, A31, A33, इनको उठा के हम लिख देंगे मैट्रिक्स के स्क्वायर वाले के फॉर्म में। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो A21, A23, A31, A33। ओके, चलो अब हम बात करेंगे A13 की। A13 की तो भाई A13 कौन से उसमें है, A13 है पहले रो में और तीसरे कॉलम में। तो बचा क्या, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे A21, A22, A31, A32। ठीक है। अच्छा, अब साइन कैसे डिसाइड करते हैं, वही वाला रूल लगाएंगे हम। A11 क्या है हमारा, -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो -1 का 1 + 1, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कैसे माइनस आया, A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो -1 की पावर हो गई 1 + 2, क्या हुआ, -1 का क्यूब, आया आंसर -1। ठीक है, -1 आ गया तो 1 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा। फिर इसमें करके देख लो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो -1 की पावर 4 क्या हो गया दोस्त, तो -1 की पावर 4 इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा, +1। तो सिर्फ रन आएगा, तो मैंने पॉजिटिव, तो इसीलिए इसके आगे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, चलो हमने निकाल लिया, साइन को भी देख लिया हमने। अब ये जो छोटी छोटी बन के आ गई है 2x2 वाली, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको एग्जैक्टली हम जैसे हमने 2x2 वाली पीछे सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A11 को इधर लिख लो, इसको लिख लो ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में, और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे A22 है, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचा, A33 मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा है A23, साइन देखो, इसका साइन साथ ही साथ देखे चलो, क्या होगा, A22 I2 J2 प्लस करो 4, तो प्लस का ही साइन आएगा, -1 की पावर 4 + 1, तो प्लस का ही साइन आएगा। फिर A23 रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ, क्या बचा, A32, तो A23 मल्टीप्लाइड बाय A32। साइन कैसे देखेंगे, साइन देखो,
आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, प्लस करो 5, तो -1 की पावर 5 ऑड है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम ये वाली देखेंगे -A12, सेम A21 को कंसीडर कर लो, छुपा दो, बचा A33, फिर 23 है तो ऑड आएगी, पावर 5 आएगा तो माइनस का साइन, A23 छिपा दो, A31, ठीक है, प्लस A13 की बात करेंगे, A21 मल्टीप्लाइड बाय छुपा दो, A32, A22। अब देखो यहाँ पे साइन का खेल हो गया, यहाँ पे साइन का खेल हो गया, देखो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमने A21 को कंसीडर कर रहे हैं, A21 ही आएगा ना, ठीक है, हमने A21 को कंसीडर किया, तो क्या हुआ यहाँ पे A21 क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया, तो -1 की पावर क्यूब, तो बचा -1, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पिछले दो में सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी तो 2 + 1 3 हो रहा था, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे 2 + 3 5 हो रहा था, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आया, फिर A22 2 + 2 4 1 -1 की पावर 4 + 1 तो प्लस आ जाएगा, छुपा दो, क्या बचा A31, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/3 का एक्सपेंशन, 3/3 का एक्सपेंशन हो गया ये, ठीक है। चलो अब मैं आपको यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व 11-12 के कर चुके हो, मैंने आपको बता दिया, बेसिक आइडिया दे दिया, क्योंकि और इसलिए दिया क्योंकि अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो यहाँ से सीख लेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप सिंपल मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हो, 2/2 की एक ले लेना, ठीक है, और 3/3 की एक ले लेना, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 7 8 7 7 8 और 9, ठीक है, आप इसको ले लेना और सॉल्व कर लेना, अपना हो जाएगा आपसे, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग कहोगे यार ये तो बेसिक ही पढ़ा रहा है, बोर हो जाओगे यार, समझे। अच्छा, एक चीज साइन के लिए देखते हैं, रिगार्डिंग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर आपको कोई 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे मान लो यही वाली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है भाई। अच्छा, हमको इसका साइन देखना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो हम A11 को -1 की पावर i + j से निकालेंगे, इसकी -1 की पावर i + j से निकालेंगे, इसकी -1 की पावर i + j से निकालेंगे, इसका भी ऐसे, 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 लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है, लेकिन वो ट्रिक हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो ऑड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स रहती हैं जिनका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। क्या है, स्टार्टिंग होगी हमेशा पॉजिटिव से, ठीक है, फिर ये ऑल्टरनेट चलते जाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे पिछले वाला प्लस आया तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर पिछला वाला माइनस है तो अभी यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ठीक है। i + j वाले रूल से चेक करोगे सेम साइन निकल के आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, बट दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर determinants of odd order, ठीक है,
जो ऑड ऑर्डर वाली डिटर्मिनेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के केसेस में ये जो है हमारा एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल हमारा नहीं होगा। ठीक है, और ऑड ऑर्डर माने 3/3, 5/5, 7/7। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स के ऊपर ही ये साइन ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, और किसी पे नहीं लगा देना, इवन वाले पे नहीं लगा देना, गड़बड़ कर दोगे। ओके चलो ठीक है, तो भाई हमने सीख लिया डिटर्मिनेंट के बारे में, कैसे निकालते हैं, साइन कैसे डिसाइड करते हैं 3/3 की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के ही छोटे से हिस्से में, इसी हिस्से के बारे में जिसको कहते हैं हम लोग माइनर, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर। ये माइनर या माइनर्स होते क्या हैं, ये माइनर या माइनर्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो जैसे आप स्कूल में हो तो आपके पास में एक एक बैग है। ठीक है, आप एक एक बैग लेके जाते हो, तो अगर आपकी टीचर आपसे बोले कि मतलब आपकी टीचर से अगर प्रिंसिपल आके पूछे तो कि बताओ इसका इसका बैग कौन सा है, ठीक है, तो वो आपको टीचर आपकी बोले कि ये ए का बैग है, ये बी का बैग है, ये सी का बैग है, ये एक्स का बैग है, ये वाई का बैग है, ये जेड का बैग है। ठीक है, बिना बैग लिए आप जा नहीं सकते स्कूल, क्योंकि बैग में आपके पास में कॉपीज़ रहती हैं, बुक्स रहती हैं, ये आपको ले जानी होती है। बिना बैग के आप स्कूल जा नहीं सकते। ऐसे ही जैसे आपके नाम के साथ में आपका बैग जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके साथ में एक माइनर जुड़ा हुआ है। कोई भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं एक डिटर्मिनेंट के अंदर, उन हर एक एलिमेंट के साथ में माइनर जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे अगर हम कंसीडर करेंगे A11, A12, A21, A22, तो A11 का भी माइनर है, A12 का भी माइनर है, A21 का भी माइनर है, A22 का भी माइनर है। ठीक है, और माइनर लिखने का जो कंडीशन है, जो तरीका है, वो वही छुपा के, जैसे हम लोग अभी एक्सपेंशन कर रहे थे वैसे ही छुपा के हम जो है सब माइनर हमको पता चल जाएगा। वही छुपाने वाली ट्रिक हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तरीका लगाते हैं, ट्रिक नहीं वो तरीका है। ठीक है, तो भाई ज़रा A11 का माइनर हमने क्या लिखा था, A11 का माइनर लिखो, सॉरी माइनर, यार ऐसा ना लिखो, इसको लिखो एलिमेंट और उनके माइनर, ये अच्छा। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, A11 हमने चुन लिया, इसका माइनर लिखने के लिए मैंने कहा छुपाने वाली ट्रिक। तो हम जिस भी एलिमेंट को चुनते थे क्या क्या छुपाते थे हम, उसकी रो और उसकी कॉलम। तो A11 की जो रो है वो है पहली वाली, छुपा दो उसको, छुपा दो उसको, और इसकी कॉलम कौन सी है, पहली वाली। बचा क्या, A22, यही हो गया A11 का माइनर, ये हो गया इसका माइनर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही A12 का माइनर लिखो ज़रा। A12 का माइनर क्या होगा भाई, क्या करेंगे, छुपा देंगे हम उसकी रो, उसकी कॉलम, क्या बचा A21। तो A12 का माइनर हो गया A21। इसमें साइन नहीं देखते हैं, साइन देखेंगे लेकिन उसको कहते हैं अलग चीज़। ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे ही मुझे A21 का लिख के बताओ, A21 का माइनर क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम, इसकी रो छुपा देंगे, इसके कॉलम छुपा देंगे, क्या बचा हमारे पास में A12। तो A21 का जो माइनर हुआ वो हुआ A12, एंड सिमिलरली द लास्ट वन A22 का जो माइनर होगा वो होगा A11। इसकी रो छुपा दी, कॉलम छुपा दिया, बचा A11। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माइनर, ये हो गए हमारे इसके माइनर। ठीक है, माइनर हो गए। ओके चलो
अब हम ऐसे ही 3/3 की भी निकालेंगे, ठीक है। 3/3 भाई, 3/3 के लिए मैं अगर आपको पीछे से समझा दूँ तो कोई दिक्कत? पीछे से ही समझ लो, ठीक है, पीछे से ही समझ लो। यहाँ पे क्या किया हमने कि हम क्या कर रहे थे माइनर निकालने के लिए, A11 का माइनर, A11 को हमने चूज़ कर लिया, फिर उसकी कॉलम उसकी रो छुपा दी, जो बचा वो हो गया उसका माइनर। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि माइनर ऑफ A11 क्या है, तो ये वाला हो गया, ठीक है। माइनर ऑफ A11 इतना चीज़ हो गई, ये वाली माइनर ऑफ A11। फिर ऐसे ही ये, ठीक है, इसको बोलोगे माइनर ऑफ A12। ऐसे ही इसको बोलोगे माइनर ऑफ A13, ठीक है। सिमिलरली A21 का लिख सकते हो, A22 का लिख सकते हो, A23 का लिख सकते हो, ऐसे ही A31 का लिख सकते हो, A32 का लिख सकते हो, A33 का लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीके से माइनर आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हो गया ये, ओके। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर के बारे में। देखो मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया गया था ना, ये सब शक्तियाँ आपके पास में पहले से मौजूद हैं। ये सब शक्तियाँ आपको 11th-12th में पढ़ाई गई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं आता है, जिनको बहुत बेकार लगता है, क्योंकि भाई कुछ होते थे कि जिनको मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा नहीं लगता था, कैलकुलस अच्छा लगता था, इंटीग्रेशन अच्छा लगता था, डिफरेंशियल अच्छा लगता था, किसी को ये अच्छा लगता था, तो वो सब अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ, अब पढ़ने का मन किया है तो ठीक है भाई, समझ लो, क्योंकि इन सब की ज़रूरत है आगे। मेरे को क्या पढ़ा, जबरदस्ती का पीछे 11th-12th का मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन भाई ज़रूरत है आगे, तो फिर ज़बरदस्ती का बेसिक नहीं पढ़ाऊँगा तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा फिर, इसीलिए, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? अगर हम माइनर को साइन के साथ लिख दें, वो बन जाता है, इज नोन एज कोफैक्टर। समझ गए? हमने माइनर को साइन के साथ में लिख दिया, वो बन गया हमारा कोफैक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम, यार लिख ही लो ना, काहे लेते दिमाग चला रहे हो। एक मिनट रुको, मेरे पास में एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है मेरे पास में। ठीक है, चलो देखो, यहीं पे देखो यार, गड़बड़ हो गया मामला। ये लिख लो, चलो छोड़ो, लिखो। एक बार और करके देखूं। नहीं हो रहा यार ये, चलो लिख लो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हैं जी। इनको हमने लिखा, A11 को एक्सपेंड किया तो बचा A22, A23, A32, A33, 33, ठीक है। फिर A12 को लिखा, एक्सपेंड किया, A21, A23,
A31 A33, ठीक है। फिर हमने A13 को एक्सपैंड किया, A11 A21 A22 A31 A32 है जी, ये हमने लिखे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, इसका माइनर A11 का माइनर ये है, A22 का माइनर ये है, A33 का माइनर ये है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कोफैक्टर के बारे में, माइनर को अगर हम साइन के साथ में लिखेंगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। साइन क्या है दोस्त, ये वाला जो हमने ये वाले साइन निकाले थे, ये माइनस ये प्लस, ये कैसे निकाले थे, जिस एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे थे उसका आई और जे की वैल्यू लिखी, -1 से उधर मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिया, हम -1 की पावर देख ली, उससे हमने ये साइन लिख लिया था। और 3/3 का है तो सिंपल हमने ये वाला कांड कर लिया था, ये है जी जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ठीक है, ये वाला कर लिया, तो सिंपली आपको वही साइन और इतना चीज लिख लोगे। अगर आप साइन के साथ में ये सब लिख लेते हो, ठीक है, बस उसको उसके एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करते हो, साइन के साथ में ये लिए माइनर को लिख लेते हो बस, ठीक है। साइन के साथ में आप माइनर को लिख लेते हो तो वो बन जाएंगे आपके क्या, कोफैक्टर। साइन के साथ में आपने माइनर को लिख लिया तो वो बन जाएंगे आपके कोफैक्टर, ठीक है। तो ये है हमारा कोफैक्टर ऑफ A11, ये पूरा है हमारा माइनस के साथ में कोफैक्टर ऑफ A12, और ये है हमारा ये पूरा है हमारा कोफैक्टर ऑफ A13, ठीक है। चलो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो चीज़ होती है हमारी एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट। ये जब आप इन कोफैक्टर्स को सॉल्व करोगे ना, ये इसकी एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। मैंने आपको बताया था कि भाई आप डिटर्मिनेंट को जब निकालते हो तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। ये क्या है, इतने बड़े डिटर्मिनेंट में से छोटे डिटर्मिनेंट्स निकल के आ गए, ठीक है ना। तो भाई ये जो डिटर्मिनेंट हमारा निकल के आया है, इन डिटर्मिनेंट की जो सिंगल वैल्यू निकल के आएगी एक एक जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे, ओके। अच्छा, उन्हीं सिंगल वैल्यू का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे, उसको कहेंगे हम एडजॉइंट, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज नोन एज एडजॉइंट, ठीक है। किसी भी मतलब कोफैक्टर्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, एडजॉइंट, ठीक है। जैसे अब एक एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। मान लो जैसे हमने A11 का कोफैक्टर को लिखा, कोफैक्टर ऑफ A11 C11 आया, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, इसको हमने लिखा C11। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A12 को C12, फिर कोफैक्टर ऑफ A13 C13, ऐसे ही हम लिखते चले गए, सबका हमने लिख लिया, ठीक है, 3 तक लिख लिया। तो क्या हुआ, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या क्या वैल्यू आई भाई, सारे कोफैक्टर की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 11 12 13 21 22 23
3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये 1 1 का कोफैक्टर, 1 2 का कोफैक्टर, 1 3 का कोफैक्टर, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का। इसी का हम कर लेंगे ट्रांसपोज, और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा बन जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या हुआ दोस्त, ट्रांसपोज ले लो इसका, क्या बना, C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33। ठीक है, कॉलम रो कॉलम, ऐसा हो जाता है ट्रांसपोज में हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट, तो पीछे हमने क्या किया, एक हमको डिटर्मिनेंट दिया था, उसको हमने उनके सबके एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद में सॉल्व किया, हमारी सारे कोफैक्टर की एक सिंगल वैल्यू आ गई। फिर उन सिंगल वैल्यू को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। फिर उस मैट्रिक्स जो बनी हमारी कोफैक्टर्स की, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। जैसे ही ट्रांसपोज लिया वो हमारा बन गया क्या, एडजॉइंट। वो बन गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है भाई। ठीक है, बेसिक चीज़ है, मैं क्वेश्चन करवा के भाई समय बर्बाद नहीं करूँगा यहाँ पे। मतलब अभी मान लो वो आगे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएंगे, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर हम लगाएंगे, उसमें कहीं पर भी एडजॉइंट का नाम आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन वहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने लगा तो भाई इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये आप पहले पढ़ के आ चुके हो। वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, मुझे पता है। ठीक है, लंबा हो गया वीडियो। ओके, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स को फाइंड कैसे करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जितना भी 3 जाम पीछे बताया, माइनर को फैक्टर और डिटर्मिनेंट निकालना, ये इसी के लिए बताया था मैंने। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी मैट्रिक्स ए, let us consider a matrix A, तो उसका इन्वर्स हम अगर निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, किसी भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है तो उसके ऊपर -1 की पावर लगा दो, तो वो हो जाएगा 1 बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। पहले एडजॉइंट निकाल लो, फिर उस एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा। ओके, चलो एक छोटी सी मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, C11। ठीक है, क्या कोफैक्टर होगा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या आया हमारा 4 बचा। ठीक है, 1 1 का कोफैक्टर, और साइन देख लो इसका, क्या साइन होगा 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1, क्या हुआ -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, पॉजिटिव, तो C11 का आया 4। ठीक है यार, मैं क्वेश्चन तो लिख दूं यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं। फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा हम लोग सबसे पहले फाइंड करें एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, अब C12 12 क्या है 2 हमारा, छुपा लो इसको, बचा क्या 3 3 बचा, 2 की पावर 1 2 1 2, साइन चेक करो -1 -1, आई की पावर 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, -1 की पावर 3 -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही C21 निकालो, छुपाओ छुपाओ, क्या बचा 2, -1 की पावर आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, फिर बचा 3, फिर आएगा माइनस, तो माइनस का साइन। C22 छुपा लो, बचा 1
2 + 2 4, तो -1 की पावर 4, तो प्लस का साइन। ठीक है, अब हम इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। लिख लो मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? C11 C21 सॉरी C12 C21 C22। ठीक, और इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो हमारा निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा दोस्त? वैल्यू रख दो, 4 -3 -2 1। इसका ट्रांसपोज ले लो, तो रो कॉलम या कॉलम रो, तो 4 -2 -3 1। ये निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब हमको करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो निकाल लो। क्या था भाई डिटर्मिनेंट हमारा? 1 2 3 4 है जी। तो 1 लिखो मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 4 - 6 = -2। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 को छुपाया बचा 4, 1 × 4 कर दिया। 2 वाले को छुपाया बचा 3, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, साइन लिख लिया उसका। साइन पता है आपको कैसे लिखते हैं? सॉल्व किया, -2 हो गया। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2 और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है? 4 - 2 -3 -1 -2 -3 1 1। ठीक है, इसको आप अंदर भी ले जा सकते हो, ले जाओ अंदर। तो 4 डिवाइडेड बाई -2 -2 डिवाइडेड बाई -2 1 -3 डिवाइडेड बाई -2 3/2 1 डिवाइडेड बाई -2 -1/2। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो आप सीख गए इनवर्स कैसे निकालते हैं। 3/3 को आप खुद से ट्राई करना, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। मैं फिर बोलूँगा, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और वो आपके लिए फिर से बोरिंग हो जाएगा, और मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता इस वीडियो को। ठीक है, चलो सीख ही रहे हो, बर्बाद नहीं कर रहे हो। लेकिन पता है क्या होता है भाई, जब फ्री में चीज़ें मिलती है ना और ज़्यादा नॉलेज मिलती है तो लोगों को पसंद नहीं आती। अभी मुझे पता नीचे जो है डिसलाइक भी होंगे, कमेंट भी आएंगे फालतू के, ये क्या तो बकवास पढ़ा रहा है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज सीधे आ जाओ ना आइगन वैल्यू पे, सीधे आ जाओ ना रैंक पे, सीधे आ जाओ ना वो लीनियर इक्वेशन जो आती है उसको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल ये सब बताने पे आ जाओ। भाई आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, ये बेसिक है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ, और मैं आगे भी बताऊँगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस यही है कि भाई पीछे आप पढ़ चुके हो और मैंने आपको तरीका तो बता रहा हूँ ना, तरीका आप सीख लो। क्वेश्चन आप घर पे जाके सोल्व कर लेना। तरीके में कोई गड़बड़ी हो नीचे कमेंट में लिख देना कि भाई आपने गलत बताया है, तो बस ठीक है, मानेंगे अपनी गलती भाई। ठीक है, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं, आपको मैं तरीका सिखा दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे मुझे इन्वर्स की ज़रूरत पड़ी, अब मैं आपको पता है माइनर बताता, कोफैक्टर बताता अलग, फिर मैं बताता, तो मैंने कहा यार सारी चीज़ जब एक ही क्वेश्चन में हो जा रही तो उसी को कर लिया जाए। तो मैंने एडजॉइंट से बता दिया आपको, कोफैक्टर निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना बता दिया, फटाक से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो 3/3 को सेम वैसे ही जैसे मैंने निकालना बताया था 3/3 में, वैसे ही करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डिटर्मिनेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ पॉइंट्स जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स से भी रिलेटेड है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो
तो वो अगर मैंने नहीं बताया तो फिर आधा आधा जगह प्रॉपर्टीज़ लिखना पड़ेगा, कुछ यहाँ लिखता कुछ वहाँ लिखता, तो मैंने सोचा एक साथ ही क्यों ना लिख दी जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जब सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर मैं आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये हमने इन्वर्स कंप्लीट कर लिया, तो इन्वर्स की सारी हम एक साथ पढ़ ले रहे हैं। ओके, चलो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आई। आई होती है हमारी इन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई है हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है, 2x2 के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखी जाती है, और 3x3 के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखी जाती है। ठीक, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी इनवर्स हैं एक दूसरे के, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे भी आई जो है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अलग है, अलग चीज़ है। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, आपने एक मैट्रिक्स ली बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया कि ए इंटू बी किया था, अब हम क्या करेंगे बी इंटू ए करेंगे। पहले बी वाले को लिखेंगे फिर बाद में ए वाले को लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। एक्चुअल नंबर जो हमारे साथ में होते हैं उसमें तो ये पॉसिबल है, दोनों आंसर बराबर आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए, और इनका जो आंसर आया वो निकल के बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, समझ गए। ये है दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब। चलो थर्ड, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका इन्वर्स किया, उसका जो आंसर आएगा वो बराबर होगा मैट्रिक्स बी के इन्वर्स के, और उसको हम मैट्रिक्स ए के इन्वर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से सुन लो। एक मैट्रिक्स लिया हमने ए मैट्रिक्स लिया हमने बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ले लिया उसका इन्वर्स। ठीक है, वो बराबर होगा अगर हम मैट्रिक्स बी का इन्वर्स लें, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ जो आंसर आएगा वो बराबर होगा। ओके, अच्छा फोर्थ, सिमिलरली 3 के लिए भी है, ए बी सी ले लिया तो उल्टे में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रहता है। ओके, चलो अब पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर ए ऐसा करो, इसको लिख लो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको इसके। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, अभी बता रहा हूँ अभी इसके बारे में। यार वही है ना, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि आपके प्रॉपर नोट्स बने, रफ की तरह ना बने, आधे यहाँ पे आधे बाद में, ऐसे नहीं चाह रहा मैं यार। अब यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, देखो मैंने अभी आपको शायद से सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया। हाँ नहीं बताया, बता दिया तो भाई देख लेना अपना पहले की वीडियो अगर आपने देखे हो तो।
तो उसमें क्या है ना कि अब यहीं पे गड़बड़ आ रही है। देखो अब इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैं पूरी प्रॉपर्टी को रोक देता, बताता बाद में, तो वो सही नहीं बैठता। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने इसलिए बताई क्योंकि उसमें पता है 5-6 पॉइंट है इस वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, तो वो मतलब नहीं बनता कोई और बताने का, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सॉरी ये नॉन सिंगुलर के लिए है। ठीक है, नॉन सिंगुलर के लिए तो बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जो सिंगुलर नहीं है, माने उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो फिर अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज लेने के बराबर। ठीक है, चलो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये थीटा पता है क्या लिखा है? थीटा का मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? अरे यार ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे मान लो लिखा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, बोल दिया इसका कॉन्जुगेट ले लो, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट? बीच वाले साइन सारे बदल जाएंगे, माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट का मतलब। तो यहाँ पे यही कह रहा है वो, थीटा का मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वही कह रहा है, एक मैट्रिक्स लिया, उसका इन्वर्स लिया, उसका इन्वर्स लेने के बाद में उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, वो बराबर होगा उसी मैट्रिक्स का हमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया उसके बाद में इन्वर्स किया। ठीक है, ये मतलब हुआ। पिछले वाले में भी ये है, एक मैट्रिक्स ए लिया, पहले उसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद उसका इन्वर्स लिया, वो बराबर होगा अगर हम उसी मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स कर लेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ये मतलब है। चलो यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, बट फिर भी भाई आपको याद तो करना ही है, इसको देख लेना। ठीक है, याद कर लेना, आपको हो जाएगा। अभी मैं आपको एक काम करूँगा कि जो मेरा अपना हुआ है ना सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएसी वाला टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूँगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ याद हो जाएगी। ठीक है, याद हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा अपना। ओके, चलो अब एक यार इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई थी मेरे से, उसके बारे में बात करते हैं। क्या छूट गया था भाई? हमसे छूट गया था ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। पीछे हमसे छूट गया था ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बताना। ये बताता हूँ मैं आपको क्या है। ये है दोस्त, एक तुमने लिखा मैट्रिक्स को, ठीक है, एक मैट्रिक्स को लिखा, ए मान लो लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, हमने लिख लिया ये मैट्रिक्स। इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? ये वाला है, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हम इसी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को प्लस कर दें तो जो निकल के आएगा उसको कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स का ट्रेस। समझे? इसका ट्रेस क्या मैंने बोला आपसे? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। क्या है एलिमेंट? ए प्लस ई प्लस आई,
ये बराबर हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के। समझे? समझ गए? अच्छा, देखो इसको एक अच्छे वाले फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे कि ये लिखे, चलो कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे वाले फॉर्म में लिखते हैं। सम ऑफ द elements lying along the principal diagonal of a matrix is known as trace of a matrix। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उनका सम लोगे तो वो कहलाएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ऐसे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अच्छा, जनरल फॉर्म में लिखना चाहो, एक मैट्रिक्स दी है 1 1 1 2 1 3 1 4 डैश 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 2 1 2 2 2 3 2 4 डैश 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 डैश, सिमिलरली ऐसे ऐसे लिखी हुई है। तो जनरल लिखोगे अगर ट्रेस ऑफ ए, और इस ए का जो ऑर्डर है वो n/n है, तो इसका जो ट्रेस हो जाएगा वो जाएगा A11 A22 A33 ए डैश 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 डैश। ठीक है, ये हो जाता है जनरल। चलो समझ गए आप लोग। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है भाई? ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, या इसको के लिखो, लैम्डा फैम्डा मत लिखो यार, फालतू में गड़बड़ा जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, बता रहा हूँ इसको। ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक, अच्छा, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? पहली वाली प्रॉपर्टी कह रही है एक मैट्रिक्स है ए, उसमें दोनों मल्टीप्लाई किया के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के इंटू ए। ठीक है, मान लो है हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको तुम अगर के से मल्टीप्लाई करोगे तो के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। मैट्रिक्स की वैल्यू बदल गई, मैट्रिक्स की वैल्यू बदल गई हमारी। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई के को करने के बाद में अगर हम इसका ट्रेस निकालेंगे, इसका ट्रेस और इसका ट्रेस दोनों बराबर होगा। समझ रहे हो? वैल्यू दोनों की चेंज हो गई है दोनों मैट्रिक्स की, लेकिन जो ट्रेस की वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी। पहले ट्रेस हमने किसका निकाला? के मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है उसका हमने ट्रेस निकाला। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल चेंज हो गया है, ठीक है, बट अगर अब तुम इनका सम करोगे तो वो बराबर आएगा इसके,
जो मैट्रिक्स है बिना के को, जो कि एक कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई किए बिना जो एक मैट्रिक्स लिखी है उसको अगर हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल निकालेंगे, फिर सम करेंगे तो हमारा ट्रेस आ जाएगा, फिर हम उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब यही है, पहले सिंपल मैट्रिक्स लो, उसका ट्रेस निकालो, फिर ट्रेस निकालने के बाद में फिर उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी है, वैल्यू आई मान लो इसकी x, फिर दूसरी मैट्रिक्स लिया, उस कांस्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने प्रिंसिपल डायगोनल निकाला, उन प्रिंसिपल डायगोनल को प्लस कर दिया, फिर हमने ट्रेस निकाला, इसकी वैल्यू आ गई y, ये दोनों बराबर हो गए। समझ गए? चलो, बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है आप लोगों को, क्वेश्चन तो नहीं करके देखना है, देख लो यार, चलो बेवकूफ बनाता है। 5 1 2 3 4 है, क्या है प्रिंसिपल डायगोनल इसका? 1 और 4, 1 + 4 × 5 क्या है दोस्त? 5 × 5 25। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। ये हमने क्या निकाला है? K × ट्रेस ऑफ A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ट्रेस ऑफ KA निकालेंगे। चलो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 1 5 × 2 5 × 3 5 × 4 क्या हुआ? 5 10 15 20। तो सम करो, प्रिंसिपल डायगोनल लेके हुआ क्या हो जाएगा सम? 25 20, 5 + 20 क्या हुआ? 25। RHS LHS = RHS। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 खत्म हो गई। ठीक, अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे कि दूसरे वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं। दूसरे वाले भाई साहब बोल रहे हैं एक मैट्रिक्स लिया A, एक मैट्रिक्स लिया B, दोनों को कर दिया प्लस, उसका ट्रेस निकालोगे तो वो बराबर आएगा इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, आओ देखें। कह रहा है एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 A। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिया 5 6 7 8। ठीक है, LHS में प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ A + B, यही है ना? तो A + B करो जरा दोस्त, क्या आएगा? 1 2 3 4 प्लस में 5 6 7 8 प्लस करोगे क्या आएगा? एडिशन में सिखा चुका हूँ, यानी बता रहा हूँ, 6 8 10 12। ट्रेस क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का सम 18। ठीक, LHS की वैल्यू 18। RHS क्या बोल रहा था? इंडिविजुअल A B का ट्रेस, दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ A क्या आएगा? 1 2 3 4 क्या आएगा? 1 + 4 = 5। ट्रेस ऑफ B सम कर देंगे 5 6 7 8। इधर बाबू, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, रबड़ आ जाओ तुम। 8 ट्रेस ये हुआ, सम कर देंगे 13। क्या आएगा? 5 + 13 क्या आया? 18। RHS LHS बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, ये एक था उसका मतलब। तीसरी वाली प्रॉपर्टी, तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? A और B दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, उनका ट्रेस ले लिया, फिर
बी और ए को मल्टीप्लाई किया, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का जो एक सिंगल सिंगल मैट्रिक्स निकल के आएगी, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस निकल के आएगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। इसको प्रूव होमवर्क घर पे कर लेना। ऐसा क्यों होता है कि कठिन चीज़ें सारी होमवर्क में दे दी जाती हैं, आसान आसान तो क्लास में और कठिन कठिन चीज़ें होमवर्क में। आज मैंने भी वही चीज़ कर दिया, हर बार यही बोलता था, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कर लेना, चलो देखते हैं। तो चलो भाई लोगों, ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से मुझे लगता है बेसिक हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने इसमें पढ़ा डिटर्मिनेंट के बारे में, माइनर के बारे में, कोफैक्टर के बारे में, एडजॉइंट के बारे में, फिर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ट्रेस के बारे में, फिर हमने ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके, तो इसको करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, और अगर उसमें समय बचा तो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, ऑल द बेस्ट।